हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो आपका चल रहा है और उसका यह जीके और जीएस से रिलेटेड यह सेशन रहता है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका एनालिसिस करके इसमें क्वेश्चंस को रखा जाता है और आपके ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया जाता है। साथ ही आपको बता दिया जाए कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं वो भी साथ साथ यहाँ पर कवर किए जाते हैं। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो सेशन बनता है, जो क्वेश्चन बनता है, उसको यहाँ पर कवर किया जाता है। ये हमारा 44 नंबर सेशन रहेगा। इससे पहले 43 सेशंस को करा चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और साथ ही उसको आई बटन पर भी लगा रखा है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर भी पीडीएफ और वीडियोस को प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। यह एक तरह से आपका मॉक टेस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन उसमें से सही होगा क्वेश्चन का। ये डे नंबर हमारा 44 है और रोज शाम 7 बजे हम आपके लिए यह सेशन को लेकर आते हैं। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के अतिरिक्त यदि आप यूपी पुलिस, सुपर टेट, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी एसआई, यूपीएसआई, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम और पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथ ही अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है पहला आपका। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। ये आपको बताना है। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जो 1932 ईस्वी में आपका हुआ था। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। चारों ऑप्शन आपके दे रखे हैं यहाँ पर। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और उसको आपको कमेंट करना है। तो कमेंट करने का जो आपका तरीका है, तो क्वेश्चन नंबर लेंगे फर्स्ट का, यदि ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी और डी सही है तो डी। इस तरह से आपको इसका आंसर कमेंट करना है दोस्तों। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो 1932 में जो हुआ था वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों आपका वह तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा हुआ था? तीसरा। जो पहला हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1931 में हुआ था और तीसरा हुआ था 1932 में। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन को लेकर कि गोलमेज सम्मेलन जो था वह क्या था। तो यहाँ पर देखिए, यह गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यहाँ पर देखेंगे कि भारत में स्वराज और स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता को देखकर अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि अब भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी देना आवश्यक हो गया है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वायसराय लॉर्ड इरविन, जो कार्यकाल जिनका था 1926 से लेकर 1931 की 31 अगस्त 1929 की घोषणा के आधार पर हुआ। इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन, भारतीय संविधान सांविधिक आयोग, साइमन कमीशन और इंडियन, ये आपको दे रखा है यहाँ पर, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की हो जाने के बाद भारत के नए संविधान की रचना के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा था। तो किसने रखा था दोस्तों यहाँ पर? तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने रखा था। कब रखा था? तो 31 अगस्त 1929 को रखा था और यह साइमन कमीशन कहा गया। और कहाँ पर रखा गया था दोस्तों? तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वह जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को लंदन में सेंट जॉन्स महल में आधिकारिक तौर पर प्रारंभ किया। कहाँ पर किया था? तो सेंट जॉन्स हॉल में। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। जो ब्रिटिश शासक जो थे उनको द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा मिला था। अब दूसरे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब से कब तक था? तो 7 सितंबर 1930 से 1 दिसंबर 1931 तक सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता बाद सरकार ने कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
में सम्मिलित करने के लिए प्रयास प्रारंभ किया। गांधी जी और वायसराय इरविन की बातचीत 19 फरवरी 1931 से प्रारंभ हुई और 15 दिन की बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 में एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता और गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो किस किस के बीच में समझौता हुआ था? जो इरविन था उसके बीच और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था। तो कौन कौन से हुए थे? तो दिल्ली समझौता और गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का वादा किया। तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन दोस्तों यहाँ पर कब से कब तक हुआ था? 7 सितंबर 1930 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर आता है। तो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक जो चला था। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ। मात्र 46 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सत्र में भाग नहीं लिया था दोस्तों। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को पेश किया गया। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल होवर थे। कौन थे दोस्तों? सैमुअल होवर थे। कौन थे? भारत के सचिव। तो दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ये आपको याद रखना है। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। ये भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है दोस्तों ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 2। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए चर्चा की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है फटाफट से। ऑप्शन दे रखे हैं इसके। ऑप्शन ए है स्थगन प्रस्ताव, दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव, तीसरा है कटौती प्रस्ताव, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर है स्थगन प्रस्ताव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? स्थगन प्रस्ताव हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर विधानमंडल की। अगर बात की गई है तो विधानमंडल वाले जो आपके स्टेट हैं उन्हें देख लेते हैं दोस्तों। यह ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। तो टू से यानी TU, अब आपको इंग्लिश में अमेरिकन में लिखना है इसको। तो T से तेलंगाना हो जाएगा, U से यूपी हो जाएगा, B से बिहार हो जाएगा, और टू बी मजा M से महाराष्ट्र हो जाएगा, J से जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, और K से कर मजा, A से आंध्र प्रदेश और K से कर्नाटक हो जाएगा। तू भी मजा कर। तो यहाँ पर जो टोटल बनते हैं आपके छः स्टेट बनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 में से 6 स्टेट ऐसे हैं जो कि अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाती है तो वह अब विधानमंडल उसमें नहीं है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बात करते हैं तो कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक राज्य में 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने को मंजूरी दे दी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसको नए संवत चलाने का यश प्राप्त है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है धर्मपाल को, ऑप्शन बी देवपाल को, ऑप्शन सी विजय सेन को, ऑप्शन डी है लक्ष्मण सेन को। राइट आंसर दोस्तों इसमें करेक्ट कमेंट करेंगे आप अपना जो राइट आंसर आपका है दोस्तों फटाफट से, कि निम्नलिखित में से किसे संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो धर्मपाल है, देवपाल है, विजय सेन है या लक्ष्मण सेन है? करिए दोस्तों फटाफट आंसर कमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन है। कौन है दोस्तों? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने क्या किया था? आपने जैसे ही राजपाट लगाया था, अपना राजपाट जब इन्होंने ग्रहण किया था तो उसी टाइम इन्होंने लक्ष्मण संवत की स्थापना की थी दोस्तों। किसकी? लक्ष्मण लक्ष्मण संवत की स्थापना की थी। संवत की स्थापना दोस्तों इन्होंने की थी लक्ष्मण संवत की, और लगभग 400 वर्षों तक वहां पर लक्ष्मण संवत पर ही सारे कार्य चले थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो किसने संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण संवत को है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा कनिष्क ने कौन सी चलाई थी? तो शक संवत को स्टार्ट किया था दोस्तों कनिष्क ने।
ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 4, आपका क्वेश्चन है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट कर दीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। आपको फटाफट से आंसर कमेंट करना है दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। क्या है दोस्तों? जैन धर्म। अब जैन धर्म से रिलेटेड कोई फैक्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो सबसे ज्यादा महावीर स्वामी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर उसको कहा जाता था उनको। और यहाँ पर महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला उनकी माता का नाम था। महावीर की पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था। ये आपको सभी याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में। और भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। और महावीर के अन्य नाम कौन कौन से थे? तो वर्धमान उनका नाम था, सन्मति नाम था, वीर नाम था और अतिवीर नाम था। ये 4 उनके नाम थे दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो संगीतियां हुई थी, जैन संगीतियां, उनके बारे में। तो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वह 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुई थी। और पाटलिपुत्र के जो अध्यक्षता कितने की थी? तो स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। द्वितीय जो संगीति हुई थी वह 6वीं शताब्दी में हुई थी दोस्तों। और बल्लभी जो गुजरात में है वहां पर हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका कि 5वां क्वेश्चन है किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं। आपको बताना है दोस्तों किस देश में कार्यरत हैं भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भूटान। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या यूके में है, या नेपाल में है, या भूटान में है। राइट आंसर दोस्तों कमेंट कर दीजिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों सबसे ज्यादा भारतीय से बैंकों की शाखाएं हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं भारतीय बैंकों की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर रहती है दोस्तों। यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है कि आरबीआई सबसे सभी बैंकों के ऊपर रहती है। आरबीआई के नीचे दो तरह की बैंकें होती हैं। ये शेड्यूल्ड बैंक होती है, शेड्यूल्ड बैंक, और दूसरी है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। 2 बैंक होती हैं, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। जो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं उसमें 2 तरह की बैंकें होती हैं, वो कॉमर्शियल बैंक आती है और कोऑपरेटिव बैंक आती है दोस्तों। कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव। कॉमर्शियल जो बैंक होती हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक होती हैं, फॉरेन बैंक होती हैं और रीजनल बैंक होती हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये कौन सी होती हैं? तो कॉमर्शियल बैंक होती हैं। भाई पूछ लिया जाता है कॉमर्शियल बैंक कौन सी है निम्नलिखित में से? तो 3 नाम दे दे, 4 नाम दे दे, उसमें से पूछ लेता है। तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर और रीजनल सेक्टर, ये भी आपको याद रखना है। और पब्लिक सेक्टर की जो बैंकें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो एसबीआई एंड एसोसिएट बैंक होती हैं, और नेशनलाइज्ड बैंक होती हैं, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर अब कोऑपरेटिव बैंक की अगर बात की जाती है तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होती है और अदर कोऑपरेटिव बैंक, यानी इस तरह की इतनी तरह की आपकी बैंकें होती हैं। और इन सभी बैंकों का स्वामित्व किसके पास होता है? तो वो आरबीआई के पास होता है। और आरबीआई की अगर बात की जाए तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को भारत का सेंट्रल बैंक कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई का कहाँ पर मुख्यालय है दोस्तों? तो वह मुख्यालय मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? फटाफट से इसका कमेंट करके हमें बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में इसको बता चुका हूँ कि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वह कब हुआ था। पूरा आरबीआई के बारे में मैं संक्षेप में बता चुका हूं। तो जो भी सेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उनका, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उनको देख लीजिए। और आई बटन पर जाकर आप एसएससी जीडी जीके जीएस का जो लिंक दे रखा है उसको देख लीजिए। वहां पर आपको बहुत सारे सेशन मिलेंगे, उनको पूरा अगर तुम देखते हो तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बैंकों के जो कार्य होते हैं, तो कौन कौन से कार्य होते हैं दोस्तों बैंकों के, ये आपको बताना जरूरी है। तो बैंक का जो कार्य होता है दोस्तों, क्या कार्य होता है बताएंगे यहाँ पर। तो ये विनिमय दर मुद्रा का प्रबंधन करना होता है, बैंकर का बैंक होता है, क्रेडिट नियंत्रण होता है, आखिरी कर्जदाता सरकार के बैंकर होते हैं, और मूल्य स्थिरता का प्रबंधन करता है नोट जारी करने वाली एजेंसी भी दोस्तों। कौन कौन सी होती हैं? ये आरबीआई के कार्य होते हैं दोस्तों। नोट जारी करने वाली एजेंसी है, किसके कार्य हैं? आरबीआई के कार्य हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कभी कभी आ जाता है कि आरबीआई के कार्य कौन कौन से हैं, तो आपको इसमें से ही ऑप्शन देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑप्शन ही आपके बनते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? आपको बताना
बताना है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन बताते हैं यहाँ पर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी है राज्यसभा के सभी सदस्य। राइट आंसर दोस्तों कमेंट करेंगे इसमें क्या आंसर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो भी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों कमेंट कर दीजिए फटाफट से दोस्तों। इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए किस किस को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, कौन कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। कौन से दोस्तों? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाती है तो यह राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। कौन से हैं दोस्तों? यह उपराष्ट्रपति हैं, तो यह 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। और ये 17वीं बार चुनाव हो चुका है दोस्तों, यह 17वीं बार में चुनाव होकर ये 14वें राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हैं अभी की जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और यह द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों यह 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और कहाँ की रहने वाली हैं दोस्तों यह? तो यह उड़ीसा राज्य की रहने वाली हैं दोस्तों, उड़ीसा की रहने वाली हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और यह पहली आदिवासी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, अब उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेदों को एक झटके में याद करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर ट्रिक दे रखी है, उसका निकास शनि है। तो क्या है दोस्तों? उसका निकास शनि है। उसका को देखेंगे ओ स का, क्या है दोस्तों? ओ स का। तो उसका निकास शनि है, तो ओ स का देखेंगे तो ओ स का से ओ से उपराष्ट्रपति हो जाएगा। और इसमें किस में है उपराष्ट्रपति? तो अनुच्छेद 63 में है, ये आपको याद रखना है। स से सभापति हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति होता है। किस अनुच्छेद के थ्रू है दोस्तों? तो 64 में अनुच्छेद के थ्रू होता है। और का से कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है दोस्तों, तो यहाँ पर अनुच्छेद 65 से आपका ये लिंक करता है। तो 63, 64, 65 यानी ओ सकार, उपराष्ट्रपति, सभा और कार्य। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके जो कार्य दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये कार्य कितने दे रखे हैं? तो अनुच्छेद 65 में उनका वर्णन किया गया है, उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ निकास, उसका निकास से नि से आता है निर्वाचन किसने में होता है दोस्तों? अनुच्छेद 66 में। और का से कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए, कब तक का होना चाहिए दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 67 में होता है। और स से आपका समय लिया जाता है, तो अनुच्छेद ये आपका 68 में दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शनि की। तो शनि की यहाँ पर बात की जाती है, तो यहाँ पर देखिए स से शपथ ग्रहण किस में होती है? तो अनुच्छेद 69 में होती है। और नि से आपका निर्वाहन होता है, तो यह किस में होता है दोस्तों? अनुच्छेद 70 में होता है। तो 63 से लेकर जो भी आपके अनुच्छेद बनते हैं उसका निकास शनि है, ये आपको याद रखना है। उसका निकास शनि से आपको ये सारी ट्रिक्स याद करके रखनी है। तो आपका उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी आपके वो थे अनुच्छेद थे वो भी क्लियर हो चुके हैं, और जो फैक्ट थे वो भी क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर अब बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1971 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी है 1976 में। तो जो मूल कर्तव्य थे वो कब समाविष्ट किए गए थे, ये दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट कर देंगे फटाफट से। आपसे उम्मीद रहती है कि आप आंसर कमेंट करेंगे, और आपको आंसर कमेंट करने के फायदे आपके ये हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद हो जाते हैं, और आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपको विश्वास बढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस में समाविष्ट हैं? तो आपको बताना है दोस्तों 1971 में, 1972 में, 1973 में, 75 में, 1976 में। कब समाविष्ट किए गए थे दोस्तों? आपको सन बताना है। साथ ही आपको बता दिया जाए कि 7 बजे आपको सेशन जो मिलता है बिल्कुल देखना ना भूलें दोस्तों। उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं आपके साथ ही साथ कवर कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो सेशन जरूर देखें, शाम को 7 बजे पर डे आपका सेशन आता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें रखा जाता है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में इनको सम्मिलित किया जाए, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आए, और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है 1976, ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। कि संविधान के मूल कर्तव्यों को कब समाविष्ट किया गया था? तो 1976 में समाविष्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था दोस्तों? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आपको याद रखना। संशोधन में क्या था? यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। क्या है? इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, तथा इसने स्वर्ण सिंह की सिफारिशों को प्रभावी बनाया था। जो स्वर्ण सिंह की सिफारिशें हुई थी मूल कर्तव्यों के प्रति, उसको प्रभावी बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट इसकी बात जो फैक्ट आते हैं उनको भी बताने वाले हैं, कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता
3 शब्दों को जोड़ा गया था दोस्तों। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। नए भाग 4 क में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यही यहाँ पर बात चल रही थी दोस्तों। किस में जोड़ा गया है? 4 क में, भाग 4 क में जोड़ा गया है। ये आपको याद रखना है। और कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया है दोस्तों। क्या है? बाध्य किया गया है किसको? कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। और किस में है? भाग आपका ये दे रखा है दोस्तों, जोड़ा गया है, भाग का जोड़ा गया है। तो 17वां भाग है दोस्तों। ये आपको याद नहीं, यहाँ भाग आपका गलत दे रखा है, इसको नहीं देखेंगे तो यहाँ पर जोड़ा गया है दोस्तों। और यहाँ पर बात करते हैं कि वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया था दोस्तों। इसी के थ्रू किया गया था। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया था। ये भी आपको यहाँ पर सही से याद रखना है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है। ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है कपूर सिंह, ऑप्शन सी है महासिंह, ऑप्शन डी है रणजीत सिंह। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 है। सैनिक संगठन जो था खालसा दल की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, या कपूर सिंह ने की थी, या महासिंह ने की थी, या रणजीत सिंह ने की थी? जल्दी से आंसर दोस्तों इसका कमेंट कर देंगे। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सैनिक संगठन था खालसा दल? तो इसकी गुरु गोविंद सिंह, कपूर सिंह, महासिंह और रणजीत सिंह। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है आपका कपूर सिंह है। कपूर सिंह है दोस्तों। क्या है? कपूर सिंह इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर खालसा दल है, खालसा दल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वह गुरु गोविंद सिंह ने की थी दोस्तों। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और खालसा दल की जो स्थापना की थी वह कपूर सिंह ने की थी। यानी खालसा जो पंथ था उसमें दल थे, उनके दल की स्थापना जो की थी वह कपूर सिंह ने की थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये जो खालसा पंथ है आपके, जो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं और गुरु हैं उनके बारे में। तो गुरु नानक देव जो थे आपके, वह 1469 से 1539 तक। और ये सेशन ज़्यादातर आपके सन जो दे रखी हैं ये नहीं आती हैं, तो मैं डायरेक्टली इनको देखूंगा। तो नानक देव का जो थे उनके लिए सिख धर्म के प्रवर्तक कहा जाता है। और अंगद देव जो थे गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक थे। अमरदास देव थे, वो गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण करवाया था। रामदास देव थे, अमृतसर शहर की स्थापना करवाई थी। अर्जुन देव थे, स्वर्ण मंदिर की स्थापना करवाई थी। हरगोविंद देव थे, अकाल तख्त की स्थापना करवाई थी। हरराय देव थे, उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था। हरिकिशन देव थे, अल्पायु में मृत्यु हुई थी। तेग बहादुर देव थे, उनकी जो हुआ था औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड मिला था दोस्तों उनको। किसको? तेग बहादुर को। और अंतिम जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो इनका क्या हुआ था दोस्तों? खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। ये आपको खालसा सेना का संगठन इन्होंने बनाया था, जो खालसा सेना को संगठित किया था दोस्तों। जो खालसा दल थे उनको संगठित करके खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है फ्रेंच, ऑप्शन बी है ब्रिटिश, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है डच। राइट आंसर आपको बताना है। डच कहते हैं हॉलैंड वासियों को, ये आपको याद रखना है। तो कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच। राइट आंसर दोस्तों बता दीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो कृष्णदेव राय था उसने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो इसका जो राइट आंसर है पुर्तगाली, पुर्तगालियों के साथ में उसने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की, जो आपका यहाँ दे रखा है दोस्तों, कौन है? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का क्या था दोस्तों? एक शासक था। और यह विजयनगर साम्राज्य का जो शासन काल था 1446 से लेकर 1520 तक यह शासन चला था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वह विजयनगर साम्राज्य ही थी। और यह साम्राज्य जो था तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के पास में यह पनपा था। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना की थी दोस्तों, इसकी जो स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने की थी। ये आपको याद रखना है। और इसको एक अन्य नाम है
कर्नाटक साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मैप में आपको अच्छी तरह से दिखाया गया है विजयनगर साम्राज्य, ये जो आपका है विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर एम्पायर है दोस्तों। यहाँ बहमनी साम्राज्य हो गया है, यहाँ पर दोस्तों बहमनी साम्राज्य है। और यहाँ कालीकट आप जान सकते हो, जो कालीकट है उसमें 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली आया था वह कालीकट आया था, ये भी आपको पता है दोस्तों। तो इतने फैक्ट हैं, इन्हें याद रखिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसका? मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो भारत में जो मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है दोस्तों? मोहम्मद गौरी को। परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसको स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ऑप्शन ए 10वें क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और गुलाम वंश के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ने निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद से प्रारंभ की कराया था, जिसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगन खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी, यानी चौगम यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की ऊपर की मंजिल 2 मंजिल का निर्माण पूर्ण करवाया था। 2 मंजिल कितने मंजिल दोस्तों? तो 2 मंजिल का निर्माण पूरा करवाया था, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। रजिया दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान थी, ये भी आपको याद रखना है। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। और नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो अपनी रोजी रोटी कुरान की नकल करके बेचकर और टोपी सीकर चलाता था दोस्तों। जो कुरान होता था उसकी नकल करके बेचता था और टोपियां सीता था, जिससे अपना रोजी रोटी चलाता था। कौन चलाता था? तो मोहम्मद नसरुद्दीन सुल्तान ऐसा था। तो दोस्तों ये थे इससे रिलेटेड फैक्ट। साथ ही आपको बता दिया जाए, इस सेशन में 10 क्वेश्चंस को कवर किया गया दोस्तों, और 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर आपको सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें दोस्तों। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से संशोधित करके यहाँ पर लाए गए हैं। यदि कोई भी सेशन में अगर क्वेश्चन गलत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उस पर हमारी टीम द्वारा कार्य किया जाएगा, और अगर गलत होता है तो अगले सेशन में उसको समाहित किया जाएगा दोस्तों। तो इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। और 7 बजे का टाइम दोस्तों ना भूलें, शाम को 7 बजे आपके लिए यह सेशन आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इस सेशन में लगभग 100 क्वेश्चंस को कवर किया जाता है, जो कि उसमें फैक्ट को भी शामिल किया जाता है। 10 से 15 क्वेश्चन लिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी 10-10, 15-15 फैक्ट होते हैं उनको भी इसमें कवर किया जाता है दोस्तों। तो अगला हमारा सेशन आने वाला है, 45 नंबर सेशन रहेगा, देखना न भूलें, ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।